अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, आप सबको, आपकी फ़ैमिलीज़ को, तमाम लिसनर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की ये जो कहानी है बेसिकली ये कहानी मिस सना खान की कहानी है और ये कहानी 2002-2003 की कहानी है। ये उस दौर में डिफेंस फेस 4 के अंदर एक बंगले में रहा करती थीं। ये बताती हैं इनकी जो फैमिली थी बड़ी स्मॉल फैमिली थी, यानी कि इनके पेरेंट्स थे, ये थी, इसके अलावा एक खादमा थी जो इनके साथ इनके घर में रहा करती थी। ये जो घर था ग्राउंड प्लस वन घर था और अक्सर ऐसा होता था कि जो नीचे वाला हिस्सा है यानी ग्राउंड वाला हिस्सा है उसको ये लोग किराए पे दे दिया करते थे। और जाहिर सी बात है वहाँ से जो भी आमदनी आती वो इनके खर्चे के लिए काफ़ी हुआ करती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो किराएदार थे उनको एकदम से इस घर को खाली करना पड़ा। अब इसके पीछे क्या वजह थी किराएदार ने ये मुकम्मल तौर पे इन लोगों को नहीं बताई। खैर जब ये घर खाली हुआ तो ये बताती है कि उस दौरानिए में मेरे पेपर चल रहे थे, तो कभी कभी ऐसा होता कि ये जो ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा है मैं यहाँ पे आके बैठ जाती, यहाँ पे काफ़ी देर तक या लेट नाइट तक पढ़ा करती थी। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे याद है कि रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थी। मैं जिस कमरे में मौजूद थी ये बिल्कुल लास्ट वाला कमरा था, जबकि इससे पहले जो 3 कमरे मौजूद थे वो खाली थे और इसके अलावा फिर बाहर की तरफ गार्डन नुमा एरिया मौजूद था। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ मेरे बराबर से बराबर वाला जो कमरा है वहाँ से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। यह जो आवाज़ थी ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई औरत या औरतें मौजूद हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि एक तो इनकी जो आवाज़ें थीं बहुत पतली सी आवाज़ें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे नाक से बोल रही हैं और किसी बात पे, किसी मौजू पे, किसी ना जानने वाली ज़बान में ये लोग बहस कर रहे थे। वैसे आम तौर पे जब रात का टाइम होता है और ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ भी चल रही हों तो रात में अगर कोई बराबर से बराबर वाले घर में भी बातचीत करे तो आपको उसके घर की भी आवाज़ें अपने कानों में सुनाई दिया करती हैं। पहले मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये जो भी आवाज़ें हैं सरासर बराबर वाले घर से या सामने वाले घर से मुझे सुनाई दे रही हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये जो आवाज़ें थीं ये सामने वाले घर से अगर होती तो यकीनन उस घर में कोई ना कोई लाइट जल रही होती, कोई ना कोई मौजूदगी का एहसास होता। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाले घर में किसी भी किस्म की लाइट्स वगैरह ना ही जल रही हैं और शायद सामने वाले घर में ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा था। खैर कुछ देर के बाद जब ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो मैंने अपने कमरे से निकल के उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं उस कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी ऐसा लग रहा था ये जो ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें थीं ये आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि शायद इन लोगों को जो भी वहाँ पे मौजूद थे मेरे आने का या मेरे उनकी तरफ बढ़ने का अंदाज़ा हो चुका था। शायद जानबूझ के ये जो भी बातें थीं इनकी आवाज़ों को कम किया जा रहा था और वो नहीं चाहते थे कि मेरे सामने कोई इस तरह की बात की जाए कि मुझे उनकी बातों के बारे में इल्म हो सके। अच्छा जब मैं भी एग्जैक्टली उस कमरे के सामने की तरफ पहुंची तो यकीनन मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं एकदम से दरवाज़ा खुलती और कमरे के अंदर दाखिल हो जाती। लिहाजा पहले मैंने अपने तौर पे इधर उधर देखा और कोई झिर्री तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा ही हुआ कि मुझे दरवाजे के बीच में एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया और ये जो सुराख था ये इस तरह का सुराख था कि सुराख के ज़रिए बाहर की तरफ से अंदर की तरफ झांका जा सकता था। अच्छा एक और हैरानकुन बात ये थी कि मुझे नीचे की तरफ से इस कमरे के अंदर लाइट के जले होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़ीरो वाला बल्ब या फिर एक छोटी सी लाइट को जला रखा हो। यकीनन कोई ना कोई तो था जो अंदर की तरफ मौजूद था और जो भी अंदर मौजूद था वो या तो मुझे डराना चाहता था या फिर कोई चोर या इस तरह के लोग थे जो हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। खैर मैंने जब उस झुर्री से अंदर की तरफ झांकना शुरू किया तो बज़ाहिर जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो लाइट तो जल रही थी
लेकिन सामने की तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैंने जब राइट साइड होके उसके लेफ़्ट साइड की तरफ यानी अंदर की तरफ देखना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे कुछ चेयर्स या टेबल वगैरह पड़ी हुई है, वहाँ पे 2 या 3 औरतें बैठी हुई हैं। अजीब बात ये थी कि ये तीनों जो औरतें थीं, इनके जो हुलिये थे वो एक जैसे हुलिये थे। एक तो ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सी ख़वातीन थीं। इसके साथ साथ इनके जो चेहरे थे, ऐसा लग रहा था बेतहाशा लंबे लंबे चेहरे हैं, और इनके चेहरे पे जो नाक मौजूद थी वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई थी। यानी जिसे आमतौर पे नाक का खड़ा होना कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा खड़ी हुई नाक थी। कुछ अजीब तरीके की बिल्ली की तरह इनकी आंखें थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ख़ास बात के ऊपर ये तीनों औरतें आपस में डिस्कशन कर रही हैं। आप यकीन करें कि इससे पहले मैं इस मंज़र को या इन औरतों को पहचान पाती या कुछ कर पाती, इन तीनों औरतों ने एग्जैक्टली मेरी तरफ यानी उस झर्री की तरफ देखना शुरू किया, और फिर इनमें से एक औरत ने मेरी तरफ या उस झर्री की तरफ इशारा करके मुझे हाईलाइट करना चाहा, जैसे कि उस औरत को दूर से भी मेरे यहाँ पे होने का एहसास हो चुका था, और उसको पता था कि मैं कहाँ से इन तीनों औरतों को देख रही हूँ। देखते ही देखते ये तीनों औरतें न सिर्फ खड़ी हुईं, बल्कि इन तीनों औरतों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि जब ये तीनों औरतें खड़ी हुईं और तीनों औरतों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया, तो मेरी नज़र जब इन तीनों औरतों के कदमों की तरफ पड़ी, तो आप यकीन करें कि इन तीनों औरतों के जो पाँव थे, एक तो वो उल्टे पाँव थे, और वो कुछ अजीब अंदाज में, लंगड़ाते हुए अंदाज में मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। बस इसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होना शुरू हुआ है, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे घर वाले, मेरे घर की जो आया थी या जो भी एक नौकरानी हमारे घर में मौजूद हुआ करती थी, ये सारे के सारे मेरे अतराफ़ में जमा थे, और मेरी अम्मी ने मेरे होश में आने पे अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। खैर, जब मुझे होश आया और जब मेरे सेंसेस बहाल हुए, तो मैंने जो वाक़या, जो कुछ मैंने देखा था, ये सारा का सारा अपने वालिदैन के साथ बयान किया, और उसके बाद से मेरे अकेले नीचे की तरफ जाने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी गई थी। मेरा नाम दानियाल है, और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 2006-2007 में हम लोग बफर ज़ोन के अंदर शिफ्ट हुए थे। अब जो लोग बफर ज़ोन में रहा करते हैं, उनको पता होगा कि बफर ज़ोन में अगर आप लोग पीपल्स सोलंकी की तरफ से अंदर आते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी बफर ज़ोन मौजूद है। तो ये जो राइट वाला एरिया है, इसको गुलशन वसीम कहा जाता था। अब मुझे नहीं पता कि उस एरिया को किस नाम से पुकारा जाता है। खैर, ये जो वाक़या है, ये सरासर गुलशन वसीम का वाक़या है, और ये उस दौर का वाक़या है जब कराची के अंदर लिसानी फसादात या इस तरह के जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हमारे घर के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, और इसके अलावा हमारी फैमिली में भी इख्तलाफ चल रहा था। खैर, अभी हमारी जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक, यानी जो हमारा बजट था, हमने 2 कमरे ले लिए थे, और उन 2 कमरों के अंदर गुजारा कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता था कि हमारा जो एरिया था उसमें 2-2 घंटे के लिए 3 या 4 दफ़ा लाइट जाया करती थी। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, लाइट गई हुई थी, और इत्तेफाक से मेरे जो घर वाले हैं वो भी किसी और के यहाँ रुकने गए हुए थे। मैं अकेला घर के अंदर मौजूद था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी छत है, उस छत के ऊपर से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। कभी ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ें हैं किसी के भागने की आवाज़ें हैं, कभी ऐसा लगता कि कोई छत पे मौजूद है जो मुसलसल पलंग को खींच रहा है, और कभी ऐसा लगता कि छत के ऊपर किसी भी किस्म की खुदाई की जा रही है। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि ये जो आवाज़ें हैं हो सकता है कि बराबर वाले घर से आ रही हों, लेकिन जब ये आवाज़ें मुसलसल बढ़ती चली गईं, तो बिलाखिर मैंने सोचा कि मैं छत पे जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि आखिर कौन मौजूद है। अब जैसे ही मैं सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ बढ़ने लगा, तो इसी दौरानिए में एकदम से लाइट आ गई। अब जब लाइट आई, तो लाइट आने के बाद मेरा जो प्रोग्राम था कि मैं छत पे जाऊं, जाके देखूं कि कौन वहाँ पे मौजूद है, मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया और दोबारा से सोने के लिए लेट गया। जब मैं सोने के लिए लेटा,
तो मुसलसल आधे घंटे तक मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बावजूद ना ही मुझे नींद आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मुसलसल कोई छत पे मौजूद है और वैसे ही शोर शराबा कर रहा है। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि बिला आखिर कौन मौजूद है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता और स्टेयर्स की तरफ बढ़ना शुरू करता, एकदम से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आके गिरा। और ये जो पत्थर था, ऐसा लग रहा था कि स्टेयर से होता हुआ नीचे आके गिरा है। यानी कि ये बात कंफर्म है कि कोई ना कोई ऊपर मौजूद है, और जो भी ऊपर मौजूद है ये पत्थर उसने ही फेंका है। खैर, मैं जल्दी से खड़ा हुआ और स्टेयर्स के रास्ते होता हुआ जब मैं छत के ऊपर पहुंचा, तो वहाँ पे ना ही कोई बंदा मौजूद था और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे अब से पहले कोई यहाँ पे आया होगा, क्योंकि ये जो छत थी, इस छत के ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। अगर कोई छत के ऊपर आता तो इस मिट्टी के ऊपर उसके पैरों के निशान मौजूद होते। काफ़ी देर तक मैं गौर करता रहा। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हो सकता है कि कुछ शरारती बच्चे जो कि आगे पीछे के घरों में रहते होंगे, उन्होंने हवा के अंदर पत्थर उछाला होगा, और ये जो गेट वाली जाली है, इस जाली से होता हुआ सीढ़ियों के रास्ते ये पत्थर नीचे आके गिरा होगा। अपने आप को समझाने के बाद, अपने आप को कन्विंस करने के बाद मैं दोबारा से नीचे गया, और जैसे ही मैं नीचे गया तो एकदम से कुछ देर के बाद ही मेरी आंख लग गई। अब जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था, और कुछ अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, या फिर जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो एकदम से लो होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक मुसलसल मेरी ऐसी ही हालत रही। उसके बाद जब मैंने पानी वगैरह पिया, तो पानी पीने के बाद जो मेरी हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। खैर, मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, लेकिन बहरहाल जब मेरी तबीयत बेहतर हुई तो ये जो मेरा इरादा था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 6 या 7 दिन के बाद इत्तेफाक से वैसे ही रात थी, वैसे ही मैं अकेला अपने घर में मौजूद था, जबकि जो मेरे घर वाले हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तकरीबन रात के 9-9:30 बजे का टाइम था कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि दोबारा से छत के ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। आज मैं चाहता था कि मैं छत पे जाके देखूं कि आखिर कौन है जो छत पे मौजूद है, या कम से कम पता चले कि अगर बराबर वाले घर से या सामने वाले घर से कोई इस तरह की शरारत कर रहा है तो बिल आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। अब जैसे ही मैं अपने बेड से खड़ा हुआ और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि सीढ़ियों के रास्ते से कोई चलता हुआ नीचे उतर के आ रहा है। इतनी वाज़ेह आवाज़ आ रही थी, क्लियरली पता चल रहा था कि कोई सीढ़ियों के उस तरफ मौजूद है और उधर से उतरता हुआ सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। मुझे बाकायदा उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी, और जैसे जैसे मैं उन कदमों की आवाज़ को फॉलो कर रहा था तो सिर्फ आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई नीचे नहीं आ रहा था। तकरीबन 3 या 4 मिनट तक मुसलसल मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि बार बार कोई सीढ़ियों से नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो कोई भी मौजूद नहीं होता। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था, और इसी दौरानिए में जबकि मैं उस वजूद को नहीं देख पा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि दोबारा से छत के ऊपर पत्थर आके गिरना शुरू हो चुके हैं। अब जैसे ही पत्थर आके गिरना शुरू हुए तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ जैसे तैसे करके जब छत की तरफ बढ़ने लगा, तो आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने छत की जो ग्रिल थी या जो भी दरवाज़ा था, उस दरवाजे को खोला और खोलने के बाद सामने की तरफ देखना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी छत के ऊपर जहाँ पे भी मिट्टी पड़ी हुई है, बहुत सारे कदमों के निशानात मौजूद हैं। और हैरान कुन बात ये थी कि ये जो कदमों के निशानात थे, ये इस कदर बड़े बड़े थे कि किसी भी इंसान के इतने बड़े पाँव नहीं हो सकते। यानी कि ये बात कंफर्म थी कि कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद था, और जो भी यहाँ पे मौजूद था, हो सकता है कि मेरे आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से यहाँ से गायब हो गया हो। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 7 या 8 दिन मज़ीद गुजरे होंगे। रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था। मेरे जो फादर हैं, इत्तेफाक से वो जाग रहे थे। मैं भी सो चुका था। मेरे जो भी घर वाले थे, सारे के सारे सो रहे थे। फादर बताते कि एकदम से उनको भी ऐसा लगा कि सीढ़ियों की तरफ से कोई उतरता हुआ नीचे आ रहा है। अब पहले इन्होंने इग्नोर किया। इनका ख्याल था कि बराबर वाला जो घर है, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी क्योंकि बराबर में हैं, हो सकता है कि उनकी सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा हो। लेकिन जब वाज़ेह तौर पे
इनको ऐसा लगा कि कोई हमारी सीढ़ियों से ही नीचे आ रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके इनका जो रूम था उस रूम से बाहर की तरफ आना शुरू हुए। बाबा बताते हैं कि जब मैं अपने रूम से बाहर निकला और रूम से बाहर निकल के जब मेरी नज़र सामने यानी जहाँ पे एक छोटा सा सहन मौजूद था उस सहन की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, कुछ अजीब सी भयानक सी उसकी शक्ल है, बहुत लंबे लंबे से बहुत ही गंदे से उसके बाल हैं, कुछ अजीब तरीके से हमारे सहन के दरमियान में खड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पाँव थे, यानी उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं। अब क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो उम्र में भी ज़्यादा हैं और उनको तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, खैर उन्होंने अपने तौर पे ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। बाबा बताते हैं कि जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो जो भी चुड़ैल सहन में खड़ी हुई थी वो बहुत गुस्से की हालत में मेरी तरफ देखना शुरू हो गई और देखते ही देखते दोबारा से सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ चली गई। हालांकि छत का जो दरवाज़ा था या छत पे जो ग्रिल मौजूद थी उसको प्रॉपरली ताला लगाया हुआ था। खैर कुछ देर के बाद जब मेरे बाबा के औसान बहाल हुए तो उन्होंने सीढ़ियों के रास्ते छत पे जाके चेक किया, लेकिन उस छत के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। ये कहानी हमें पलवाशा ने बहरीन से शेयर की है। ये बताती हैं कि बेसिकली इनके जो फादर मदर हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो दोनों पाकिस्तानी हैं, जबकि जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है तो ये वहाँ पे यानी बहरीन में पैदा हुई थी। और ये बताती हैं कि जब मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन बहरीन में ले ली थी तो मेरे जो फादर मदर थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि फ़र्दर एजुकेशन के लिए मुझे ना सिर्फ पाकिस्तान कराची जाना चाहिए बल्कि मास्टर्स की डिग्री कम से कम कराची से हासिल करनी चाहिए। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, अक्सर आपने सुना होगा कि जो भी लोग मिडिल ईस्ट के अंदर रहा करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को पाकिस्तान भेजें। एक तो यहाँ की जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड भी बेहतर है और जो सबसे अहम बात है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है उसके जो पैसे हैं वो ना होने के बराबर हैं, जबकि अगर आपको दुबई में या बहरीन वगैरह में पढ़ना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा करता है। खैर किस्सा मुख्तसर ये बताती है कि 2003 में जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाकिस्तान कराची भेजा तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल मौजूद है वहाँ पे ही रिहाइश इख्तियार की। अब जो लोग कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं या जिन लोगों को वहाँ के हॉस्टल के बारे में मालूमात हैं उनको पता होगा कि मस्कन से जब आप अंदर जाते हैं यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ एक हॉस्टल आया करता है। मेरी भी रिहाइश वहीं पे उसी हॉस्टल में मौजूद थी। खैर जब मैं शुरू में हॉस्टल के अंदर शिफ्ट हुई तो जाहिर सी बात एक डिफरेंट इन्वायरमेंट था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी हुआ करती थी। ख़ास तौर पे अगर आप मगरिब के बाद का जिक्र करें तो मुकम्मल तौर पे कराची यूनिवर्सिटी अंधेरे के अंदर डूबी हुई होती थी। अब ये जो शुरू के 1-2 दिन थे ये सामान को सेटल करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में लगे। अब जैसे ही 2-3 दिन गुजरे तो इत्तफाक से कराची के अंदर बारिशें शुरू हो गईं और ये जो बारिशें थीं ये इस कदर ज़्यादा थीं, इस कदर पानी जमा हो गया था कि हमारा हॉस्टल से निकलना या बाहर किसी काम से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरा रूम था उस रूम के अंदर एक और बेड लगा हुआ था, यानी कि अगर मेरे अलावा भी किसी को यहाँ पे एडजस्ट होना हो, यहाँ पे रहना हो तो वो रह सकता था। लेकिन किस्मत कि इस रूम के अंदर मैं अकेली रह रही थी। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के 3-3:30 बजे का टाइम था, एकदम से शदीद बारिश शुरू हो गई। अब जब बारिश शुरू हुई तो इस शोर की वजह से मेरी आँख खुल गई और जैसे ही मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं लाइट ऑन करती हूँ और फिर देखती हूँ बाहर की तरफ कैसा नज़ारा है। अब इससे पहले कि मैं लाइट ऑन करती, जब मैं सो के उठी तो एकदम से मेरी नज़र मेरे लेफ़्ट साइड पे जो खाली बेड मौजूद था उस बेड के ऊपर पड़ी। तो मुझे पहला इंप्रेशन यही आया कि जैसे उस बेड के ऊपर या उस गद्दे पे कोई लेटा हुआ है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस रूम के अंदर मैं अकेली मौजूद थी, तो बिलाखिर ये कौन था जो वहाँ पे बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है। खैर मैंने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद जब कुछ देर के बाद दोबारा से वहाँ पे देखा तो अजीब बात यह थी कि अब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उठी थी
मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया था, कोई ना कोई था जो वहाँ पे लेटा हुआ था। खैर मैं खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद ये जो सामने खिड़की मौजूद थी, इस खिड़की से मैंने बाहर की तरफ झांकना शुरू कर दिया। मुझे ये जो बारिश का नज़ारा था बड़ा हसीन लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ बारिश बढ़ती चली जा रही है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र जो मेरे सामने वाला एरिया था, यानी जहाँ पे एक दीवार मौजूद थी और दीवार के बराबर में एक डिपार्टमेंट नज़र आया करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि उस डिपार्टमेंट की दीवार के साथ शायद कोई खड़ा हुआ है। और हैरान कुन बात ये थी कि जो भी मुझे वहाँ पे नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की जो कि मुश्किल से 22 या 23 साल की होगी, उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और इस बारिश की वजह से उसका जो लिबास है मुकम्मल तौर पे गीला हुआ है। वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे बेयारो मददगार है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वो बारिश से बचने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि ये जो लड़की है, हो सकता है कि इसी हॉस्टल की लड़की हो और बारिश की वजह से बाहर जाके खड़ी हो गई हो। लेकिन कितनी बेवकूफ़ लड़की थी, इतनी बारिश में, इस सुनसान रात में, जबकि दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद है और साथ साथ एतराफ़ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पागल लड़की को क्या हो गया है कि इतनी रात में बारिश में जाके खड़ी हो गई है। अब जब मैंने उस लड़की को देखने के बाद आगे पीछे, यानी जहाँ पे दरख्त वगैरह मौजूद थे, उस तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ देखा, तो उसके कुछ देर बाद जब मेरी दोबारा से उस दीवार या डिपार्टमेंट के बाहर की तरफ नज़र पड़ी, तो अब वहाँ पे कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पे एक लड़की मौजूद थी। अगर वो पैदल चलती हुई डिपार्टमेंट या इस हॉस्टल के अंदर आती तो उसको कम से कम 3 या 4 मिनट लगते। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि देखते ही देखते ये लड़की कहीं गायब हो गई थी। खैर, अब मुझे लग रहा था कि कुछ मामला गड़बड़ है। मैं दोबारा से अपने बेड पे आके लेटी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जो कुछ मुझे आया करता था मैंने उसकी तिलावत की और सोने की कोशिश करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब तक फजर की अजान की आवाज़ें नहीं आईं, उस वक्त तक मैं मुसलसल जागती रही। उसके बाद कहीं जाके मुझे नींद आई। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 4 दिन और 4 रातें मज़ीद गुजरी और शायद बुध या जुमेरात की रात थी। मेरा जो रूम था या जहाँ पे मैं रहा करती थी, मैं उसकी सफाई कर रही थी। इसी दौरानिए में जो मेरे बिल्कुल बराबर वाला रूम था, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से किसी किस्म की आवाज़ आना शुरू हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद है और सामान की सेटिंग कर रहा है। मुझे बड़ी हैरानी थी कि अगर बराबर में कोई लड़की या कोई भी आके रहने लगता तो मेरा ख्याल है कि दिन के औकात में मुझे पता चल जाना चाहिए था। खैर, कुछ देर तक ये आवाज़ें जब बढ़ती चली गईं तो मैं अपने रूम से बाहर निकली और जब मैं अपने रूम से बाहर आई और मेरी नज़र बराबर में जो रूम था उसके ऊपर पड़ी, तो उस रूम के दरवाजे पे इस वक्त भी ताला लगा हुआ था। यानी कि इस रूम के अंदर ना ही कोई आया था, ना ही इस ताले को खोला गया था। लेकिन एग्जैक्टली ये जो आवाज़ें थीं इसी रूम के अंदर से आ रही थीं और मैं बड़ी हैरान थी कि अगर ये आवाज़ें इस रूम के अंदर से आ रही हैं तो बिलाखिर इस रूम के बाहर ताला क्यों लगा हुआ है। कुछ देर तक गौर करने के बाद मैंने सोचा कि जो मेरी खिड़की है जहाँ से बाहर का नज़ारा नज़र आया करता है, क्यों ना मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो जाऊँ। वहाँ से जो बराबर वाली खिड़की है, यानी बराबर में जो रूम है, उसका कुछ हिस्सा नज़र आया करता है। अब जब मैं अपनी खिड़की में आके खड़ी हुई और मैंने बड़ी कोशिश या जद्दोजहद के बाद जो बराबर वाली खिड़की थी, उस खिड़की के ज़रिए अंदर की तरफ देखना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने एक ब्लू कलर की कुर्सी रखी हुई है और उस कुर्सी से कुछ फासले पे ऐसा लग रहा है जैसे वही लड़की जो कि 2-3 दिन पहले बारिश में मुझे सामने नज़र आई थी, वो लड़की ना सिर्फ अंदर मौजूद है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर की सफाई कर रही है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अगर ये लड़की अंदर मौजूद है तो बाहर से ताला क्यों लगा हुआ है। मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। या तो यहाँ की जो एडमिन है या यहाँ का जो इंचार्ज है वो सही तरह से मालूमात नहीं देता, या फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे हो रहा है। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और जैसे तैसे करके ये रात गुजार दी। अब जब अगली रात सेम टाइम पे दोबारा से मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई, तो मैंने दोबारा से जब उस दरवाजे को देखा तो वैसे ही वहाँ पे ताला लगा हुआ था
और हैरानकुन बात ये थी कि उस ताले के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। यानी कि अगर किसी ने ताला खोला होता या अंदर गया होता तो ये जो मिट्टी थी, इस मिट्टी के ऊपर हाथों के निशानात मौजूद होते। अब मैं दोबारा से जो मेरी खिड़की थी उसके पास आई और उस खिड़की के ज़रिए बराबर वाली जो खिड़की थी उसके अंदर झांकना शुरू किया। जब मैंने अंदर की तरफ झांकना शुरू किया तो वैसा ही मंजर था, वैसे ही एक सामने चेयर पड़ी हुई थी और वही लड़की ऐसा लग रहा था जैसे डस्टिंग कर रही है या फिर अंदर कम से कम सफाई सुथराई का काम कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरी तशवीश थी ये बढ़ती चली जा रही थी और अब मेरे लिए लाजिम हो चुका था कि इस चीज़ को क्लियर करूं कि बिलाखिर जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है वो हकीकत है या फिर सरासर मेरा वहम है। कभी कभी कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो पब्लिकली नहीं बताई जाती। मेरा भी ये ख्याल था कि इस तरह का कोई चक्कर है, यहाँ का जो भी इंचार्ज है वो किसी भी लड़की को रात के औकात में यहाँ पे लाया करता है। इत्तफाक से अगले दिन जब मेरी और लोगों से मुलाकात हुई जो किसी हॉस्टल में नज़र आया करते थे और जब मैंने उनसे इस रूम के बारे में या उस लड़की के बारे में पूछा तो इवन जो स्टूडेंट यहाँ पे 1 साल से मुकीम थे उनका भी यही कहना था कि ये जो रूम है पिछले 1 या 1.5 साल से बंद है और जिस लड़की की आप बात कर रही हैं ऐसी किसी लड़की को कम से कम हमने यहाँ पे नहीं देखा है। अब मुझे बड़ी हैरानी थी। अब मैं फ़िक्र में थी कि मेरा कभी भी किसी भी एडमिन मैनेजर से या इस तरह के आदमी से रब्ता होगा तो मैं उससे कंफर्म करूँगी कि यहाँ पे जो लड़की मुझे नज़र आती है वो वाकई में यहाँ पे मौजूद है या मेरे साथ कोई जहनी मसला शुरू हो चुका है। इसी दौरानिए में एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम था और मुसलसल मेरे जहन में वो लड़की गर्दिश कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जो किचन वाला एरिया है यानी जहाँ पे हम सबका किचन मौजूद है उस किचन के अंदर शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसलसल बर्तनों को ना सिर्फ फेंक रहा है बल्कि एक एक करके बाकायदा बर्तनों को तोड़ा जा रहा है। अब जैसे तैसे डरती डरती जब मैं नीचे की तरफ आई और एग्जैक्टली जहाँ पे किचन या इस तरह का एरिया मौजूद था, जब मैं उस तरफ बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पे वही लड़की खड़ी हुई है जो अक्सर मुझे नज़र आया करती है और वो वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बर्तनों को आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे गिरा रही है। हैरानकुन बात यह थी कि मेरे अलावा भी जितने भी लोग थे उनमें से काफ़ी लोगों ने ये बर्तन टूटने की या बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी थी। अभी जबकि मैं उस लड़की की तरफ देख ही रही थी, पीछे की तरफ से और भी जो यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद थे वो नीचे आना शुरू हुए। वो भी देखना चाहते थे कि आखिर ये जो आवाज़ें हैं ये कहाँ से आ रही हैं। आप यकीन करें कि जैसे ही मेरे पीछे की तरफ से स्टूडेंट आना शुरू हुए और जब मैंने पीछे देखने के बाद एक दफ़ा पलट के दोबारा से किचन की तरफ देखा तो अब उस किचन के अंदर ना ही वो लड़की मौजूद थी और ना ही उसके होने के नामो निशान मौजूद थे। सबका ये ख्याल था कि क्योंकि मैं नीचे मौजूद हूँ, मैं किचन के सामने हूँ, तो हो सकते हैं जितने भी बर्तन तोड़े हैं वो सारे के सारे मैंने तोड़े हैं। जितने भी लोग मेरे बैक साइड पे ये मेरे अतराफ़ में मौजूद थे सारे के सारे मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। जबकि मैं इतना हेजिटेट कर रही थी कि मैं लाख कोशिश के बावजूद इनको ना ही कन्विंस कर पा रही थी और ना ही मैं इनको बता पा रही थी कि मुझसे पहले यहाँ पे एक लड़की मौजूद थी जो कि अक्सर मुझे बराबर वाले रूम में नज़र आया करती है। आप कह सकते हैं कि ये जो रात थी ये मेरी उस हॉस्टल के अंदर आखिरी रात थी। उसके बाद मेरे फादर ने मेरे लिए रिहाइश का एक और इंतज़ाम कर दिया था। कहा जाता है कि मेरे अलावा भी 2-3 लोगों ने उस लड़की को रात के औकात में स्पेसिफिकली उस रूम के अंदर देखा है। आज भी जब उस लड़की का चेहरा या उसकी बातें या उसकी आंखें मेरे जहन में आती हैं तो एकदम से मेरे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं।